मुझे सरकार बनने के बाद किसी एक पद पर नवाजे जाने की जानकारी और स्थिति बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि 15 महीने की सरकार असमय चली गई और उसके कारण मैं फिर वंचित रह गया। कि साहब, आप जब पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों को मौका देते हैं तो आप साहू समाज के ऊपर भी विश्वास करके देखें। साहू समाज हमेशा सिर्फ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर तरफ से उपेक्षित होती है और यहाँ से भी लोगों के मन से जो बातें निकल के आई हैं, तो इस बार लोगों में निश्चित तौर पर बदलाव का मन तो है। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि मैं फिर साहू शब्द इस्तेमाल करूँगा कि समस्या इस बात की आती है कि साहू समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी ने कभी ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाया। सीवरेज प्लांट के नाम पे जिस तरीके से पूरी रोडों की दुर्दशा की जा रही है, ये है क्या? और इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये कहीं भी सक्सेसफुली कहीं चल नहीं रहा है। ये सिर्फ कमीशन खोरी का एक माध्यम है। स्वास्थ्य विभाग में जाके देख लीजिए, किसी सीट पर कोई है कोई नहीं है, डॉक्टर्स कभी पूरे होते नहीं है, स्टाफ पूरा होता नहीं है। आप ये वो रिश्वत है जो अधिसूचना जारी होने के बाद में इलेक्शन के 2-4-5 दिन पहले बांटी जाती थी, वो एडवांस में बांटी जा रही है मेरे हिसाब से। लेकिन ये तो कांग्रेस भी करे ना, हम भी देंगे, हमें जीत देंगे। कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि भाई हम दे रहे हैं, सत्ता में है ना अभी, तो बीजेपी सत्ता में इसलिए दे रही है। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम देंगे, यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, तो ये बाद में देंगे, आश्वासन दे रहे हैं ना, आश्वासन रिश्वत का आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ तो नगद रिश्वत दी जा रही है, उसमें भी किसी को मिल रही किसी को नहीं मिल रही। कह सकता हूँ कि यदि सरकार चाहे तो आज भी बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कदम उठा सकती है, बजाय रेवड़ी बांटने के। मैं एक बात ये जरूर कह सकता हूँ कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि हमारा पहला काम होगा, हम जितने भी रिक्त पद हैं उन पे भर्ती करें। सबको जो भी जनसेवा कर रहा है वो स्वयं सेवा पहले। मैं जीतता हूँ, भगवान की बड़ी कृपा, जनता की बड़ी कृपा। मुझे टिकट नहीं मिलती, मैं नहीं जीतता, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिसको कैंडिडेट घोषित करेगी उसके साथ तन मन धन से ईमानदारी से मैं पहले भी काम करता रहा हूं, आज भी करूंगा, पहले कर रहा है। नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी सीधी बात में आपका स्वागत है। और आज सीधी बात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नरसिंहपुर के सेठ कहे जाने वाले श्री मनोहर लाल जी साहू। उनका बहुत बहुत स्वागत है रेड अलर्ट पर। नमस्कार साहू जी बहुचर्चित व्यक्तित्व हैं, इन्हें लगातार जनता में आप समाज सेवक के रूप में देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं और रही बात तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं में इन्होंने लगातार काम किया। आपकी 68 वर्ष की उम्र रनिंग आपकी चल रही है और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने प्रयास किया है कि उन्हें भी नरसिंहपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपे पार्टी, और कुछ ऐसे समीकरण लेकिन नहीं बन पाए कि उन्हें ये जिम्मेदारी बतौर चुनाव के रूप में मिले। उन्होंने हर बार इच्छा जाहिर की है कि हमें चुनौती स्वीकार है और चुनाव में हमें आगे खड़ा करने का प्रयास किया जाए, लेकिन परिस्थितियां बस जो भी स्थितियां रही हूं तो उसके कारण पार्टी ने उनका सदैव सहयोग लिया है। लेकिन क्योंकि 68 वर्ष की उम्र होने को जा रही है तो इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात रखी, अपना बायोडाटा ही भेजा कि भाई नरसिंहपुर से मैं विधायक का उम्मीदवार हूं और मुझे दावेदारी मेरी है और मुझे ये कार्य सौंपा जाए। तो इसके लिए उन्हें अपनी तरफ से जो एक नियम होता है कि हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ती, तो उन्होंने ये सब किया है। और मुझे लगता है कि जो संकेत ऊपर से आ रहे हैं, जब सूत्रों के हवाले हमें जानकारी लगती है, तो कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अभी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया हो। चलिए तो हम सीधा उनसे ही अब जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका काफ़ी लंबा कैरियर है। उन्होंने बहुत ये कहें कि नज़दीक से राजनीति को जाना है, परखा समझा। कर्नल अजय नारायण मुसरान जी जब यहाँ थे स्वर्गीय, तो उस समय भी आप बहुत क्लोज और नज़दीकी उनके संबंधित रहे हैं। रही बात आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की, तो सेठ
के नाम से आपका परिवार जाना जाता था नरसिंहपुर जिले में, और आज भी सेठ मनोहर लाल साहू के नाम से ही उनका यहाँ परिचय शुरू होता है। तो चलिए हम सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे ही जानेंगे वर्तमान राजनीतिक गणित क्या कह रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर से जो बात निकल के आ रही सूत्रों के माध्यम से, तो आपका भी नाम पैनल में है, तो क्या कहेंगे ये अंतिम पड़ाव में उम्मीदवारी का दावा आपका? देखिए, बात अंतिम पड़ाव में चर्चा हो रही है ये अलग बात है, लेकिन बात की चर्चा शुरू से चल रही है और मैं लगातार 2013 और 2018 में भी लगातार प्रयत्नशील रहा हूँ। कभी मेरा नाम नंबर 1 पे, कभी नाम नंबर 2 पे चलता भी रहा। पिछली बार 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने मैंने अपनी बात रखी थी और मेरी तमाम बातों को उन्होंने स्वीकारा भी था, उसे अप्रिशिएट भी किया था। फिर उसके बाद मैं सर्वे की बात आई, मुझे पता चला कि सर्वे में भी मेरा नाम टॉप में आया है, तो मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कहा आदरणीय, जब सारी बातें आपके सामने हैं तो फिर मेरे साथ संकोच क्यों, या मेरे साथ, तो उनका ये कहना था कि नहीं देखिए साहू जी, इस बार हम लाखन सिंह जी को फाइनल कर चुके हैं और हमारा मन उनको करने का है, आपको अगली बार मौका दिया जाएगा। हाँ, सरकार आप इनकी मदद कीजिए, सरकार बनने के बाद में आपको आपके व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मानजनक पद या सम्मानजनक स्थिति आपको जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद हमने ईमानदारी से आदरणीय लाखन सिंह जी का या नरसिंहपुर जिले के चारों कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार किया, मेहनत की, सब कुछ किया और स्वयं इस बात के गवाह लाखन सिंह जी हैं और उन्होंने मेरी प्रशंसा भी की थी कमलनाथ जी से कि श्री मनोहर लाल जी ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया। और उसके फलस्वरूप मुझे सरकार बनने के बाद किसी एक पद पर नवाजे जाने की जानकारी और स्थिति बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये रहा कि 15 महीने की सरकार असमय चली गई और उसके कारण मैं फिर वंचित रह गया। लेकिन तब से लेके आज तक पार्टी के प्रति सदा समर्पित रहा हूँ और जहाँ तक बात वफादारी और ईमानदारी की है, तो मैं बेशक राजनीति में हूँ, मगर राजनीतिज्ञों जैसी चतुराई मुझ में नहीं है। कब कहाँ किसके साथ देना, किसकी टांग खींचना, ये चीज़ मुझे आती नहीं है और न मैंने इस पर कभी विचार किया। आने वाले दिनों में भी यही स्थितियां हैं और हम पिछली बार की तरह इस बार भी निवेदन किया हुआ है। कल 24 तारीख में हमारे साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल भी भोपाल में पीसीसी में कमलनाथ जी से मिला था। कमलनाथ जी के सामने मुझे कुछ बात रखने का मौका भी मिला। आदरणीय जेपी धनोपिया जी से भी मैंने सारे विषयों पर बात करी और वहाँ भी चूँकि मैं साहू समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मैंने उनको ये बात भी करी कि साहब, आप जब पिछले वर्ग की अन्य जातियों को मौका देते हैं तो आप साहू समाज के ऊपर भी विश्वास करके देखें। साहू समाज हमेशा से कांग्रेस हो या बीजेपी हो हर तरफ से उपेक्षित होती है, जबकि साहू समाज का आदमी ईमानदार है, आपसे कभी किसी तरह के शासन से या नेताओं से कभी किसी तरह की अनुचित मांग नहीं करता, कभी किसी आपराधिक प्रकरणों या आपराधिक कामों में भी कभी ऐसे मौके नहीं आए। भगवान की दया से हमारी साहू समाज का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो काफ़ी कम है और इस नाते हमने बहुत सी बातें उनके सामने रखी थी और उन्होंने मेरी बातों को स्वीकार किया। बोले नहीं, आप जितनी भी बातें कर रहे हैं, बोले ये विषय निश्चित रूप से मैं उनके सामने रखूंगा और मैंने आपकी सारी बातें नोट की हैं। एक एक पॉइंट वो नोट भी करते जा रहे थे, मैं उनसे चर्चा करूंगा। चलिए, आपने अपनी बात पूरी रखी। स्पष्ट तौर पर आपने बताया कि आपका जो अधिकार है उस अधिकार के लिए आप सदैव आपने प्रयास किए हैं और पिछली बार किसी बस वजह से
रह गए थे। इस बार उनका पुनः प्रयास है कि उन्हें नरसिंहपुर से मौका दिया जाए और लगातार वो प्रयासरत हैं, क्योंकि अभी दावेदारी फुल एंड फाइनल नहीं है। इसके चलते हुए सभी के अपने अपने स्तर पे अपने अपने प्रयास जारी हैं। उम्र का 68वां वर्ष है। लगातार सक्रिय मेहनत के बावजूद भी आप देख सकते हैं एक बड़ी चीज देखने को मिलती है कि चाहे युवा हो या आपकी उम्र में जो लोग आ जाते हैं, वो लंबे समय तक कोई मांग उनकी पूरी ना हो तो उन्हें भी उनमें नकारात्मकता भर जाती है और अपने ही संगठन का में विद्रोह की स्थिति बन जाती है। लेकिन हमें एक बड़ी चीज देखने मिली, और जिसको कहते हैं कि जो सेठ इनके साथ जुड़ा हुआ है नाम, वो अपने आप में कारगर सिद्ध हो रहा है कि ये कभी नाखुश नहीं रहे। आपने जो हमें दायित्व दिया, हम उस दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे, नहीं दिया तो पार्टी के हम समर्पित सिपाही के रूप में कार्य करेंगे। ऐसे लगातार वो अपनी सेवाएं पार्टी में देते आ रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आपने उठा रखी हैं सभी विभागों में, सभी वर्गों में, सभी जितने भी संगठन होते हैं उन संगठनों में कोई ना कोई जवाबदारी के साथ साथ सबसे बड़ी जो जवाबदारी होती है अपने समाज को समेट के सजो कर और संवार कर चलना, ये भी कला आप में बहुत अच्छे से आती है। आपके समाज के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं आपका आदेश, मतलब पत्थर की रंगीच मान के उसको स्वीकार करते हैं, और क्योंकि आपके जो निर्णय हैं वो भी बड़े सकारात्मक होते हैं। तो हम क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण की बात चल रही है, समाज के दायित्व का भी आप अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे नरसिंहपुर के लिए बात करते हैं साहू जी, क्योंकि अभी तो टिकट की बात चल रही थी, आना जाना लगा रहता है। टिकट तो बड़ी एक सहज प्रक्रिया है कि जो भी जैसे नेता को जो भाग गया उसको दे दी, वो लड़ लिया। और बड़ी आने वाले जो समय की जो मांग है वो क्या नजर आ रही है, क्योंकि दोनों दलों में बड़ी घमासान की स्थिति है। कांग्रेस कह रही हम सरकार बना रहे, बीजेपी कह रही हम सरकार बना रहे, तो क्या महसूस कर पा रहे हैं आप पटल पे? देखिए, जहाँ तक मैंने प्रदेश में सर्वे किया है या अपने हिसाब से प्रदेश में जहाँ लोगों से मुलाकातें की हैं और जहाँ से भी लोगों के मन से जो बातें निकल के आई हैं, तो इस बार लोगों में निश्चित तौर पर बदलाव का मन तो है। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि मैं फिर साहू शब्द इस्तेमाल करूँगा कि समस्या इस बात की आती है कि साहू समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी ने कभी ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाया, और यही एक कारण है कि साहू समाज का प्रतिनिधि समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाता। इस मामले में भाजपा के जितने भी साथी हैं, जो भी लोग नेता लोग हैं, वो इस मामले में बहुत कुशल होते हैं, चतुर होते हैं। वो उनकी उस भावना का वो अच्छे तरीके से दोहन कर लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले लेते हैं। भले ही उन्हें वो वंचित रखें, लेकिन उनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन साहब यदि जातिगत समीकरण की हम बात करते हैं जी, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में तो विकास की जो गंगा है वो अवरुद्ध होगी ना कि नहीं, मतलब ये चूंकि एक पहलू है बातचीत का, एक विषय है ये कि समाज से जुड़ा हुआ। अब हम अन्य विषयों पे आते हैं। तो जहाँ तक बात नरसिंहपुर विधानसभा की है, तो जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, स्वर्गीय कर्नल अजय नारायण जी मुसायन जिनसे मैं सन 80 में जुड़ा, और वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मैं उनको आज भी उतना ही मानता हूं जितना वो उनके जीवन काल में मानता था। उनके निजी कई साथियों ने आखिरी के चुनाव में 2004 के चुनाव में उनके साथ में दगाबाजी की, लेकिन मैं इस बात का मुझे गर्व है कि मैं पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा रहा और उनके अंतिम क्षण तक मैं उनके साथ था। वो मैंने उनसे हमेशा बात होती थी, वो अपने मन की बात मुझसे करते थे। आपने बहुत बड़ी बात निकाल दी, बात ही आ गई दगाबाजी की जी। तो इसको किस रूप में माने? ये तो जो परंपरा टाइप की जो चली आ रही लगातार, क्योंकि सत्ता और व्यक्तिगत हित जी, ये सर चढ़कर बोलते हैं, और उस समय आदमी जो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने संस्थान से, पार्टी से, अपने कौम से गद्दारी कर बैठता है। तो क्या कहेंगे, क्या ऐसा करना पार्टी हित में है या क्षेत्र के विकास के हित में? देखिए, ये जो बात है, इस बात में से जुड़े हुए कई मामले हैं,
और इसमें कभी नहीं, खुलकर बोले ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई नहीं, जनता जनार्दन जो है वो भी जानना चाहेगी कि नरसिंहपुर में कैसी परंपराएं चलती रही हैं, कौन कौन ने ऐसा सब कुछ किया है, जिसके कारण देखिए जो आप बड़े करेंगे वही हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी सीखेगी। आपके ही संस्कारों का जो ढलाव है वो नीचे वर्ग में आएगा। तो उस स्थितियों में मुझे लगता है कि ये बात यदि क्लियर होती है तो कोई बुराई नहीं है कि कौन ने क्या किया जिसके कारण ये परिणाम सामने आए निकल के। नहीं, देखिए तिवारी जी, ये एक ऐसी बात है कि इसमें जब बात नाम खुल के आती है तो संबंधित व्यक्ति से व्यक्तिगत विरोध या व्यक्तिगत मतभेद या वैमनस्य की स्थिति बनती है। और चूंकि मैं अपने पूरे जीवन में, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है, मैंने अगर किसी के साथ दोस्ती की है तो ठीक है, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं की। और यदि मुझसे किसी का भला करते बना है तो मैंने निश्चित कर दिया है, नहीं कर पाया हूं तो हाथ जोड़ के माफी मांग लिए, लेकिन मैंने किसी का बुरा करने की कोशिश न की और न किसी बुरा करने वाले का साथ दिया। ये मेरा सिद्धांत है और पिछले 100 साल से भी अधिक पुराना मेरा पारिवारिक इतिहास है। इस बारे में कोई भी कहीं से भी जाके जानकारी कर सकता है कि हम लोग किस डीएनए की और किस मानसिकता के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम राजनीतिक सफर की ओर। तो विकास की बात आती है जी नरसिंहपुर में, क्योंकि अब बड़ी चीजें आती है निकल के कि बिजली, तुम्हारा रोटी कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये बुनियादी मूलभूत सुविधाएं हैं। ये देना उस हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है, क्योंकि जनता उसको आयुष देकर भेज रही है, आशीर्वाद देकर भेज रही, तो प्रतिनिधि के रूप में आपको इसीलिए तो भेज रही है हमें सब चीज उपलब्ध कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विकास तो हुआ है, सड़कें भी बनी हैं, जो मूलभूत सुविधाओं की जो प्रमुख बातें हैं, प्रमुख अंश, उन सब पे कार्य चल रहा, सब पे फोकस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल सिद्धांतों से या मूलता की जब अपन बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, हमारा जिला बच्चे बच्चियां ऊर्जावान जिला है, हमारा उर्वरक भूमि है हमारी, तो जब उर्वरता के साथ हमने कृषि पर भी कोई कार्य नहीं किया बड़ा आगे बढ़ जाए, तो हमने बच्चों के भविष्य के साथ के निर्माण में भी हमने कोई योगदान नहीं दिया। इसको कितनी जिम्मेदारी से लेते हैं आप? जहां तक बात निर्माण या विकास की है, तो जो लैंडमार्क स्वर्गीय कर्नल मुशरान जी जो स्थापित कर गए थे, उनको आज भी वो अपने आप में बेमिसाल हैं। और उसके बाद में ऐसी कोई उल्लेखनीय प्रगति तो नहीं हुई जिसे लेके हम तारीफ कर सकें। हाँ, शासन की नीतियों के द्वारा जो कार्य जहां जहां से जैसे जैसे घोषित थे, वो घोषित कार्य कुछ हुए हैं, लेकिन उनमें भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी भरपूर रही है। आज ये आप भी भली भांति जानते हैं, आप शहर में घूम रहे हैं, सीवरेज प्लांट के नाम पे जिस तरीके से पूरी रोडों की दुर्दशा की जा रही है, ये है क्या? और इसके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है कि ये कहीं भी सक्सेसफुली कहीं चल नहीं रहा है, ये सिर्फ कमीशनखोरी का एक माध्यम है और आम जनता इसमें परेशान हो रही है। अब आते हैं हम स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं, बड़ी चीजें आई हैं, लेकिन क्या उनको संचालित करने के लिए पर्याप्त लोग हैं? ये सोचने वाली बात है। आज किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में जाके देख लीजिए, किसी सीट पर कोई है कोई नहीं है, डॉक्टर्स कभी पूरे होते नहीं है, स्टाफ पूरा होता नहीं है। आप क्या बोलते हैं उसको, दैनिक वेतन भोगी या कच्चे के रूप में लोगों को कर रहे हैं। तो एक दैनिक वेतन भोगी आदमी उतनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाता जितना कि एक स्थायी कर्मचारी करता है। उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि नहीं, मैं इस पोस्ट पे बैठा हूं, मुझे ये काम अच्छे से करके देना होगा, नहीं तो ऊपर जवाब देना है। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा या तो दैनिक, एक तो किए नहीं है, वो किए भी हैं तो ज्यादातर कच्ची पोस्टों पे दैनिक वेतन भोगियों के रूप में या एडहॉक के रूप में लोगों को काम दिया है। उससे आम जनता को सहूलियत नहीं मिलती। अब आती है बात, पहले चलती थी लाडली लक्ष्मी योजना, कहाँ गई? लाडली लक्ष्मी को आपने बंद कर दिया, लाडली बहना आ गई।
आप तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, तरह तरह के जो पैसे बांटने की बातें कर रहे हैं, नगद आश्वासन, नगद पैसा जो बंट रहा है, तो उसमें भी कितनी बारीकियों, यदि आप पत्रकार हैं, आप स्वयं पता कर सकते हैं कि लोगों को कितनी खानापूरी करना पड़ती है, उसके बाद भी उसका उनके काम नहीं हो पाते, चक्कर काट रहे हैं। उनको सैकड़ों रुपए खर्च रिश्वत करने देने में खर्च होते हैं उनके, कि भैया कैसे भी करके मेरा नाम आ जाए। और फिर एक बहन ना, क्या जिसके घर में अगर 2 बहनें और 3 बहनें, उनका क्या होगा? ऐसा क्यों? एक ही का सिलेक्शन है ना? नहीं, वो बहन में जितनी होंगी सबका होगा मेरे ख्याल नहीं, मतलब पहले एक का था, अभी मुझे नया इंप्रूवमेंट नहीं मालूम, लेकिन ये जो चीजें हैं कि नहीं, एक का होगा बड़ी बेटी का, बाकी की 2 लड़कियों का क्या करेगा आदमी? और फिर सवाल फ्री की रेवड़ी वाली जो परंपरा है, ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही देन है, और आज उसको सीधा कहा जाए कि उसको उसी को फॉलो करते, भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही। नहीं, जहां तक मेरा मानना है, मेरा सोच है कि ये जो रेवड़ी, जिसको जो शब्द दिया जा रहा है, ये रेवड़ी न कह के मैं इसे कह रहा हूं रिश्वत। ये वो रिश्वत है जो अधिसूचना जारी होने के बाद में इलेक्शन के 2, 4, 5 दिन पहले बांटी जाती थी, वो एडवांस में बांटी जा रही है मेरे हिसाब से। तो वो एडवांस में दे रहे हैं कि भैया जी अभी से रख लो, आगे ध्यान रखना तो हमारा। लेकिन ये तो कांग्रेस भी करे ना, हम भी देंगे, हमें यदि जीत देंगे। कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि मैं हम दे रहे हैं, देखो सत्ता में है ना अभी, तो बीजेपी सत्ता में इसलिए दे रही है। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम देंगे, हाँ, यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, तो ये बाद में देंगे, आश्वासन दे रहे हैं ना, आश्वासन, रिश्वत का आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ तो नकद रिश्वत दी जा रही है, उसमें भी किसी को मिल रही, किसी को नहीं मिल रही। आप पता कर लीजिए कितने लोगों को मिल पा रही है। मैं बहुत पहले से मैं 2-3 बातें कहता रहा हूं। हमारे आदरणीय मिस्टर श्रीमान विवेक तनखा जी, राज्यसभा सांसद, नरसिंहपुर के दामाद हैं, कर्नल मुशरान साहब के दामाद हैं, और हमारा हम उन्हें अपना बहनोई मानते हैं, हमारे आदरणीय हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले वहां पे ब्लड बैंक के लिए जो मशीन भिजवाई थी, आज वो मशीनें आज भी वो रद्दी की टोकरी में पड़े हैं, ना उनके लिए उनके पास में उनके कोई टेक्नीशियन आ पाए, ना उनका विधिवत उपयोग हो पाया। इस बारे में हम कई बार उनसे कर चुके बात। चलिए, पार्टी यदि आपको जिम्मेदारी देती है, कहीं ना कहीं हमने कलेक्टर महोदय को भी, जो तत्कालीन कलेक्टरों को भी ये बात प्राथमिक आपकी क्या रहेंगी कि हम नरसिंहपुर जिले में, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज समस्या निकल के आ रही बेरोजगारी की, कि हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लगातार भी कार्यक्रम चले, कार्यक्रमों में ये बात बेरोजगारी को लेकर, नरसिंहपुर में बेरोजगारी नहीं है, इसको लेकर बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लोग हमसे रोड पे कहने लगे, भैया मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। फोन करके हमारे पास युवा युवतियों के फोन आ रहे हैं कि भैया मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं। इसके लिए क्या यदि आपकी सरकार बनती है या आपको पार्टी दायित्व देती है और आप विधायक बनते हैं, उन परिस्थितियों में आप किस ओर आगे बढ़ेंगे? पार्टी दायित्व देती है, विधायक बनते हैं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि यदि सरकार चाहे तो आज भी बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में कदम उठा सकती है, बजाय रेवड़ी बांटने के। कितने लोग कितने क्षेत्रों में बेरोजगार हो रहे हैं, इसके बारे में आपको पता है? कितने क्षेत्रों में बेरोजगार हो रहे हैं? पहले काम था, आज हाथ में काम नहीं है। नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, कृषि से जुड़ी हुई इतने काम हैं, उनमें से कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप चाहें तो कितनी नियुक्तियां, कितने पद खाली पड़े हुए हैं, आप कुछ ना करें, सिर्फ शासकीय पद ही भर दें जितने खाली पड़े हैं, तो आम जनता काफी राहत महसूस करेगी। हाँ, मैं एक बात ये जरूर कह सकता हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने ये संकल्प लिया है कि हमारा पहला काम होगा, हम जितने भी रिक्त पद हैं उन पे भर्ती करें। और जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। और जिसमें कमलनाथ जी की बात आती है, तो कमलनाथ जी के बारे में तो कहना ही क्या है, वो तो जो कह देते हैं कर देते हैं। उन्होंने ये भले भाजपा वाले कहें कि इन्होंने लोन माफ नहीं किया और ऐसा किया, उन्होंने कितना लोन माफ किया है हर आदमी जानता है। 1 लाख हो, 50,000 हो, 1 लाख तक की रेंज तक का तो वो लोन माफ कर चुके थे। उसके बाद में अगला स्टेप था ये, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ बेकाऊ लोगों के कारण हमारी सरकार नहीं रही, इसलिए हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए।
तो आपके कारण, हम अपनी सरकार में न रहने के कारण हम पूरी नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें गुनहगार मत ठहराइए। हमारा आज भी वही वादा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो पिछली सरकार में हमारे द्वारा जो छूटे गए काम है, सबसे हम पहले प्राथमिकता का तौर पे हम उनको काम करेंगे। अब आदरणीय विवेक तनखा जी समय समय पर नरसिंहपुर भी आते हैं। आपने भी शायद देखा होगा, एक बहुत शानदार रोटरी क्लब के माध्यम से शानदार कैंप उन्होंने कराया था। उस समय संयोग से मेरा बेटा रोटरी क्लब का अध्यक्ष था और आदरणीय विवेक तनखा जी के संरक्षण और उनके सहयोग से लगभग 35,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराई गई थी। तो उनके जैसा जनसेवक तो आज मुझे नहीं लगता कि हमारे जिले में कोई होगा। सबको, जो भी जनसेवा कर रहा है वो स्वयं सेवा पहले कर रहा है। मगर जहां तक बात तनखा साहब की आती है, तो उन्होंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, ना खुद के लिए चाहा। हमेशा वो दूसरों के लिए करते रहे हैं, समाज के लिए करते रहे। और आज कुछ दिनों के बाद में एक बड़ा मेगा कैंप वो फिर करने वाले हैं। तो नरसिंहपुर में एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है जी, कि चाहे प्रत्याशी घोषित हुआ हो या ना हुआ हो, अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, क्योंकि मीडिया से कोई चीज छुपी होती नहीं है, सभी जगह ये सब जानकारी कहीं ना कहीं से मिल जाती है। तो अंदर खाने जो स्थितियां हैं वो एक दूसरे के विरोधात्मक है, खड़े साथ में है लेकिन साथ में नहीं है। ये परिस्थितियां सामने नजर आ रही हैं। ऐसे में कैसे कांग्रेस कह रही कि हम अपनी सरकार बना लेंगे या हम अपना विधायक निकाल लेंगे? देखिए, इस बारे में तो यही कहा जा सकता है, तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, हर आदमी अपने अपने तरीके से काम करता है। और जैसा कि हम और आप अभी बात कर चुके हैं बेरोजगारी की, तो जहां जिस क्षेत्र में, जिस इलाके, जिस जिले में बेरोजगारी की दर काफी ऊंची हो, उस जगह पे फालतू लोगों की संख्या बहुत होती है। और फालतू लोग जहां बैठते हैं अनाप शनाप गासिप करने, स्वाभाविक सी बात है। अब बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी में हम सभी लोग इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि इस बार हमें नरसिंहपुर जिले से 4 सीट लेके आना है। मुझे टिकट मिलती है, बड़ी मेहरबानी, मैं जीतता हूं, भगवान की बड़ी कृपा, जनता की बड़ी कृपा। मुझे टिकट नहीं मिलती, मैं नहीं जीतता, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जिसको कैंडिडेट घोषित करेगी उसके साथ तन मन धन से, ईमानदारी से मैं पहले भी काम करता रहा हूं, आज भी करूंगा। पहले मैं अकेला करता था, आज मेरे भगवान की दया से 2 योग्य बेटे हैं, वो भी कैंडिडेट की सेवा में और सहयोग करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं कि जो अंदर खाने बात चल रही है, आपके समर्पण की बात तो खैर, क्योंकि एक बड़ा शब्द ही आपके साथ चलता है, तो परिवार की जो अपनी गरिमा होती है जी, तो उसके हिसाब से तो जो स्थितियां लेके सामने निकल के आ रही हैं, ये भी तो जो चली आ रही परंपराओं जी की परिस्थितियों को निर्मित कर रही है कि जो प्रत्याशी जिसको भी बनाया जाएगा तो प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे सभी, लेकिन उसके नहीं होंगे। अब देखिए, किसके मन में क्या है इस बारे में तो ना हम और आप, ना आप, कोई भी गैस नहीं कर सकता कौन किस नजरिए से सोचता है। मेरा जो सोच है, मेरा जो नजरिया है और मेरी जो कार्यशैली है, मैंने आपके सामने। नहीं, लेकिन कैसे आप फिर 4 सीट का आप दावा कर रहे हैं कि 4 सीट निकालेंगे? कैसे निकलेंगे ऐसे सीट है जब हम एक दूसरे के विरोध में खड़े? नहीं, सभी विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग तरह के समीकरण हैं और निश्चित तौर पे हमारी कांग्रेस पार्टी काफी चिंतन मंथन और अध्ययन के बाद सुयोग्य उम्मीदवार उतारेगी। और जो भी लोग सामने आएंगे वो इस योग्य होंगे कि वो जीत भी हासिल करें और सरकार भी बनवाएं। तो ये माना जाए आपके हिसाब से कि फुट की जो स्थिति है, जो खेमे में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, यदि प्रत्याशी बदला या प्रत्याशी बदला नहीं, प्रत्याशी योग्य प्रत्याशी घोषित किया, तभी एक साथ नजर आएगी, क्या कहेंगे? नहीं, अब देखिए, आपको कैसा नजर आ रहा है, आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा जहीन और बड़े आलिम टाइप के व्यक्ति हैं, तो आपका नजरिया और आपकी सोच अलग हो सकती है। लेकिन एक साधारण सामान्य कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने कहीं भी किसी भी तरह की
दगाबाजी या फूट जैसा वातावरण कहीं देखा या सुना तो नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार जो है फट्टी उठाने वाले आज ही फट्टी उठा रहे हैं। मतलब जो कहें कि मेहनत कर जो लोग हैं वो मेहनत ही करे जा रहे हैं, और जो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें प्रदर्शन करने की अच्छी क्षमता है वो बाजी मार के ले जाते हैं। देखिए, कुछ तो कर्म और कुछ भाग्य, दोनों बातें रहती हैं, और हर आदमी को उसके कर्तव्य का, उसके कृत्य का, उसके अनुकूल फल मिले, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सबके अपनी अपनी तरीके रहते हैं। हर आदमी जीतने के लिए, हर आदमी अच्छा फल पाने के लिए कोशिश करता है, और आगे कुछ बहुत सी बातें ईश्वर के हाथ में है। चलिए, तो हमारे साथ थे सेठ मनोहर लाल साहू जी। उन्होंने अपनी बात बेबाक शब्दों में रखी, लेकिन खैर गोल गोल उन्होंने भी घुमाया है, क्योंकि बड़े दक्ष नेता हैं। नेतागिरी में भी काफी लंबा उनका इतिहास है, और यदि इतने उम्र तक वो अपने आप को सेफ लेके आ गए, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो इस उम्र तक आते आते इस पड़ाव तक कई प्रकार के दाग जनप्रतिनिधियों पर या नेताओं पर लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो निर्दाग छवि के व्यक्तित्व हैं। उनका भी नाम पैनल में है। हो सकता है कि यदि नेतृत्व ने विश्वास दिया तो वो कह रहे हैं कि हम ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे, और रोजगारों के लिए रोजगार कैसे मुहैया करा जाए इसके लिए प्रथम प्रयास उनका रहेगा। आज वो उन्होंने रेड अलर्ट पर समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी। धन्यवाद। धन्यवाद।